दोस्तों, पाब्लो पिकासो ने कहा है, एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। आपके विचार कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। एंड आई एम श्योर जो कुछ मैंने आपको टास्क दी हैं तो वो टास्क आप रेगुलर बेसिस पर कर रहे होंगे। दिस इज जस्ट ए रिमाइंडर टू मेक श्योर कि आप वो चीज़ें जो हैं वो हर रोज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, टेबल को साफ करना। आई नो इट्स नॉट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग टू डू इन द वर्ल्ड, राइट? एक बहुत ही बोरिंग चीज़ है, बट अगेन रिमेंबर, लेट मी इंस्पायर एंड मोटिवेट ऑल ऑफ यू कि अगर आप जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, ऐसी छोटी एक दो चीज़ भी सुबह उठकर कर लेते हैं तो आपने अपनी शुरुआत जो है वो विक्ट्री से की है। और ये जो एक विक्ट्री है, ये एक टास्क आपने ख़त्म किया तो इससे क्या होगा पता है? एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये छोटी जीत जो है, एक छोटा एकम्प्लिशमेंट जो है, वो स्नोबॉल होता हुआ बढ़ता ही जाएगा और पूरा दिन जो है उसकी एक क्वालिटी में डिफरेंस आपको फील होने लगेगा। लेकिन ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आपने एक बार की, एक बार पहली बार करेंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा, बट जब आप इसको हर रोज़ करने लगेंगे तो इसकी जो साइज़ है ना, प्रोडक्टिविटी की या फिर जो इस एक्सेलेंस की या जो हैप्पीनेस की, वो धीरे 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 करते बढ़ती जाएगी। तो रिमेंबर व्हाट Pablo Picasso has said, action is the foundational key to all success. आज 3 जून 2022 है, दिन है फ्राइडे। हमारे टेबल पर हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद दिस वन, टारगेटेड किलिंग्स इन जम्मू एंड कश्मीर। ग्रीम टर्न द हिंदू का ये आर्टिकल है। पिछले 22 दिनों में कश्मीर में क्या हुआ है? 9 सिविलियंस की हत्या की गई है, राइट? इसमें कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय हैं, हिंदू स्कूल टीचर फ्रॉम जम्मू, बैंक मैनेजर फ्रॉम राजस्थान। और क्या होता है कि ये एक स्ट्रेटजी है कि जब भी कहीं पर पीस है, कोई शांतिमय वातावरण बना है, तो इस प्रकार की हत्याएं करके एक प्रकार से आप कह सकते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाता है यहाँ पर, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि फियर जो है वो जनरेट किया जाता है, और जब फियर जनरेट होता है, लैक ऑफ सिक्योरिटी जब लोगों को महसूस होने लगती है, तो अब यहाँ पर टूरिस्ट नहीं जाएंगे, राइट? वहाँ के लोग जो हैं उनको भी डर लगेगा। और जो भी अभी तक हमने जो भी स्टेप्स उठाए हैं, सरकार ने स्टेप्स उठाए हैं, समाज ने जो स्टेप्स उठाए हैं, तो उन पर पानी फेरने की कोशिश जो है वो पिछले 22 दिनों में की जा रही है। आई एम श्योर ये लोग जो है ना वो आने वाले समय में भी ऐसा कुछ करेंगे। और पाकिस्तान की सरकार भले ही स्टेबल होना हो, लेकिन वहाँ की जो द एस्टैब्लिशमेंट है, यू नो व्हेन आई से द एस्टैब्लिशमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्मी प्लस उनकी जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर एक लंबे समय से कश्मीर जो रीजन है या फिर जम्मू एंड कश्मीर जो है, तो इस क्षेत्र में शांति का वातावरण जो है वो इनसे सहा नहीं जाता। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कम परसेंटेज में है, अगर टोटल पॉपुलेशन जो है तो उसका लेट्स से 2%, मैक्सिमम 5% लोग ऐसे होंगे जो प्रो पाकिस्तानी होंगे, लेकिन ये कुछ गंदी मछलियों ने पूरा तालाब जो है वो बिगाड़ दिया है या फिर बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वी नो द स्टोरी, राइट? कश्मीरी पंडित का जो एक्सोडस हुआ 1990s में, कैसे उनको उनके खिलाफ वायलेंस हुआ, टारगेटेड किलिंग्स हुई, रेप्स हुए, मर्डर्स हुए, एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स। और फिर उनको अपना ही घर जो है वो छोड़कर उनको हमेशा हमेशा के लिए अपना घर जो है वो उन्होंने छोड़ दिया। फिर सरकार ने, मीन्स ऐसा नहीं है कि एनडीए की सरकार ने, राइट, वो भी गलत ही होगा अगर हम कहें कि सिर्फ मोदी सरकार ने नहीं, मनमोहन सिंह साहब की जो सरकार थी उसने भी काफ़ी कोशिश की, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार जो है उसने भी काफ़ी कोशिश की थी। तो तब से जब कोशिशें स्टार्ट हुई तो उसके रिजल्ट्स हमें कुछ देखने को मिले कि अब धीरे धीरे करके जो कश्मीरी पंडित्स हैं तो वो बैक टू पेविलियन, बैक टू अपने घर जो है वो धीरे धीरे रिटर्न होने लगे हैं। और एक पैकेज भी दिया जाता है उनको, राइट? इसका नाम है द प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज फॉर रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीर माइग्रेंट्स। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी इस पैकेज की, राइट? और उस टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, राइट? तो उनके समय में ये पैकेज की शुरुआत हुई और ये पैकेज जो है आज भी
इट्स गोइंग ऑन। तो इसमें मोदी सरकार भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, अपनी एनर्जी जो है वो इसमें इन्वेस्ट कर रही है। और इसमें बेसिकली एक चीज़ ये है कि जो पंडित यंगस्टर्स हैं तो उनको जॉब ऑफ़र की जाती है, तो ये एक पुल फैक्टर है। एंड द सेकंड थिंग, पहले एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता था 7.5 लाख रुपए पर फैमिली, अब इसको इंक्रीज करके 20 से 25 लाख रुपए पर फैमिली किया गया है, और ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दिए जाते हैं। तो दिस इज हैव द गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग बैक कश्मीरी पंडित्स टू द वैली। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो हैं उनकी जो ये पॉलिसीज़ हैं जो इम्प्लीमेंट कर रही है फ़िलहाल, ये 370 के बाद, आर्टिकल 370 को 2019 में जब रिमूव किया गया, उसके बाद की जो पॉलिसीज़ हैं ज़मीन को लेकर, सरकारी जॉब्स को लेकर, तो इसकी वजह से कुछ लोगों को थोड़ा डिसएडवांटेज हो रहा है, ख़ास करके लोकल्स को, और कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो रहा है कि उनको एलिनेशन फील हो रहा है। एलिनेशन यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके ही घर में अब बाहर के लोग आकर काम करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसा माहौल भी, जो सेपरेटिस्ट्स हैं और पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट हैं, वैसा माहौल जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करें कि ये देखिए भारत के दूसरे कोनों से लोग जब आएंगे तो आपकी जॉब्स चली जाएगी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इस चीज़ को लेकर ये एक विचारधारा है, तो इस विचारधारा के खिलाफ हमें इसको काउंटर करने के लिए एक पॉजिटिव विचारधारा ही हमें रखनी पड़ेगी और पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे। एंड अगेन यहाँ पर भी पैब्लो पिकासो का जो कोट हमने डिस्कस किया, इट अप्लाइज हियर एज वेल, कि सिर्फ बातें से कुछ नहीं होगा, बातों से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू टेक सम एक्शंस एज वेल। इसके साथ जो वहाँ के हिंदूज़ हैं उनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आए, और जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके अंदर एक सिक्योरिटी का एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आए, उनको ऐसा फील हो कि यहाँ पर काम करना जो है इट्स नॉट दैट डेंजरस एंड थिंग्स। तो ये एक एनवायरनमेंट फिर से क्रिएट करना होगा। एंड आई एम श्योर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी उनसे हो सकती है वो सारी कोशिश करेगी टू मेक श्योर दैट ये फियर का जो एक माहौल है वो एलिमिनेट हो जाए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी वापस आ जाए, और जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें की हैं तो उनको भी एक सज़ा जो है वो मिलनी ही चाहिए। It must also think afresh its Kashmir policy and create space for political dialogue. Now, बहुत सारे आर्टिकल्स में बॉटम लाइन ये होती हैं पॉलिटिकल डायलॉग की शुरुआत एंड थिंग्स। द थिंग इज़ कि जब 370 को रिमूव किया गया था तो उस टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, ये वीडियो भी अवेलेबल है, उन्होंने स्टेटमेंट कहा था, उन्होंने कहा था कि सरकार का लॉन्ग टर्म विजन ये नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हमेशा के लिए यूनियन टेरिटरी रहें। फ़िलहाल ये यूनियन टेरिटरी हैं, थोड़ी चीज़ें जो हैं उनको सॉर्ट आउट करने के बाद सरकार तो यही चाहती हैं, और यही बेस्ट डिसीजन रहेगा कि फिर से इसको एक फुल स्टेटहुड जो है वो दिया जाए, फिर से ये यूनियन टेरिटरी जो है वो एक स्टेट बन जाए। तो इसके लिए पॉलिटिकल डायलॉग ज़रूरी हैं। अब पॉलिटिकल डायलॉग के लिए आपको चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आई वुड से सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का माहौल जब तक नहीं है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ना तो आपका टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकता है, ना तो बिजनेस का डेवलपमेंट हो सकता है, ना पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकता है, कोई भी चीज़ नहीं हो सकती राइट अगर आप सिक्योरिटी को हटा दें। तो अभी जो सरकार की कोशिश रहेगी एज़ फार एज आई नो विल बी के सिक्योरिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करना और पीसफुल एनवायरनमेंट अचीव करना, और उसके बाद स्टेट इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ना राइट। तो ये दो चीज़ें अचीव हो जाएगी तो फिर स्टेज नंबर 3, फाइनल स्टेज जो है वो यही होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट इलेक्शन हो। ठीक है। टाइटनिंग स्क्रूज, पायोनियर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। हमारे यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट ये दिया है कि जल्दी सरकार एक नया कानून लेकर आएगी जिससे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। कानून, अब ये जो पूरा टॉपिक है ना उसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि वी डोंट नीड ए लॉ, हमें ऐसा कोई कानून नहीं चाहिए। हम एक डेमोक्रेटिक देश हैं और एक ट्रॉपिकल कंट्री है,
ट्रॉपिकल कंट्री, जो भी ट्रॉपिकल देश होते हैं ना, ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं या फिर टॉरिड जोन में आते हैं, तो ऐसे देशों के अंदर पॉपुलेशन नेचुरली ज़्यादा ही रहती है। एक थियरी ये भी कहती है कि राइस ईटिंग पॉपुलेशन जो है वो, उसमें भी जहाँ पर राइस को ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा ही देखने को मिलती है आपको। और आप पूरा बेल्ट देख लीजिए, राइट, 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर कैप्रिकॉर्न, ये पूरा बेल्ट देख लीजिए आप, आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। फिर इसके नीचे जैसे जाएंगे और इसके ऊपर जैसे जाएंगे आपको पॉपुलेशन जो है वो कम देखने को मिलेगी। तो पॉपुलेशन इज समथिंग, इस जियोग्राफी का ही पार्ट है। और सिर्फ पॉपुलेशन ह्यूमन बींग्स की नहीं, सारे एनिमल्स की, पूरी बायोडाइवर्सिटी की पॉपुलेशन आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो ट्रॉपिकल रीजन में ही आपको देखने को मिलेंगे, राइट, वो आपको रशिया में देखने को नहीं मिलेंगे, सिंपल इज दैट। बट एनीवे, तो हमें लॉ की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्डोम्स एंड थिंग्स, राइट। हमें किसी और दो चीज़ों की ज़रूरत है जिससे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके, और इसी चीज़ को आज हम सीखने वाले हैं, राइट। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ अंडरमाइंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे देश में बहुत सारे इश्यूज जो है ना, इन सारे इश्यूज के पीछे जो कुछ बेसिक चीज़ें जो काम कर रही है, तो उसमें नंबर 1 जो है, या नंबर 1 नहीं लेकिन टॉप 5 में अगर कोई प्रॉब्लम्स को देखें आप भारत के, तो 1 इज़ पॉपुलेशन फॉर श्योर। और पॉपुलेशन जब बढ़ती जाती है तो प्रॉब्लम ये होता है कि आप जो गरीबी को हटाना चाहते हैं वो आप नहीं कर सकते, और आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी इंक्रीज नहीं होती हैं बिकॉज ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल मतलब है। इसका मतलब यह है कि आपके देश के अंदर एवरेज इनकम एक व्यक्ति की कितनी है, इसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल इनकम ऑफ द एरिया और टोटल पॉपुलेशन ऐसे डिवाइड करके आपको पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी। तो इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए एक परिवार है, उसकी इनकम है, मंथली इनकम 5 लाख रुपए, राइट। दिस इज मंथली इनकम, पर मंथ ये परिवार कमाता है। अब इस परिवार के अंदर हैं 3 मेंबर्स, तो ये गरीब परिवार होगा या पैसे वाला परिवार? द आंसर इज यस, ये एक बहुत ही पैसे वाला परिवार होगा, क्योंकि आप डिवाइड करें तो एक व्यक्ति के पास लगभग 1.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा पैसे रहेंगे। 1,65,000 जितने जो हैं वो आएंगे, 65,000 प्लस आएंगे एक व्यक्ति के लिए पर मंथ। इतना तो वो खर्च भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही कंफर्टेबल लग्जूरियस जीवन जो है वो हमारे देश में जी पाएगा ये परिवार ऑन एवरेज। फिर आप मुंबई सिटी के सेंट्रल एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर नहीं, लेकिन आप टीयर 2 सिटीज़ हैं, टीयर 2 सिटी हैं, तो वहाँ पर आप एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जो है 5 लाख रुपए पर मंथ में जी पाएंगे। अब लेट्स से कि एक परिवार है जिसकी मंथली इनकम है 5 लाख रुपए। अब ये परिवार जो है वो थोड़ा बड़ा परिवार है, ट्रेडिशनली जॉइंट फैमिली है, और लेट्स आर्ग्यूमेंट करते हुए कहें कि इसमें 35 मेंबर्स हैं। ऐसे परिवार हैं हाँ हमारे देश में, ऐसा मत सोचिए कि नहीं है, आज भी हैं जिसमें 20-25 मेंबर्स होते हैं। अब ये आप डिवाइड करेंगे, अब पता चलेगा कि अब ये परिवार जो हैं वो स्ट्रगल करेगा चीज़ों के लिए। खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा इस परिवार में, लेकिन ये लग्जरियस लाइफ नहीं जी पाएगा। द रीज़न इज़ पॉपुलेशन बढ़ गई, इनकम अच्छी होने के बावजूद भी डिवाइड करते हैं तो कम हो जाती है पर पर्सन के लिए। पर कैपिटा इनकम ऑफ ए नेशन इज रीच्ड बाय डिवाइडिंग एरिया बाय पॉपुलेशन, राइट। और ये एक मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर भी है किसी देश को। अगर आपको देखना है पैसे वाला देश है गरीब देश है तो पर कैपिटा इनकम जो है इसको देखा जाता है। रही बात भारत के पर कैपिटा इनकम की, तो कोविड से पहले इट वाज $2,000 पर पर्सन पर ईयर। ये पर मंथ नहीं है, पर मंथ होता तो हम बहुत ही पैसे वाले होते, राइट। लेकिन हमारे देश में एक साल में
एक व्यक्ति जो है ऑन एन एवरेज $2,000 कमाता है। $2,000 यानी कि कितने हुए, आप रफली पकड़ लीजिए 75, तो 1.5 लाख रुपए एक साल में कमाता है ऑन एन एवरेज हमारे देश में एक व्यक्ति। तो ये बहुत ही कम है। और ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो हमारा रैंक 145 के आसपास रहता है, और कोविड के बाद तो हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए हैं। तो गरीबी हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। इनफैक्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग अगर किसी देश में रहते हैं तो वो हमारे देश में रहते हैं। दुनिया में जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है ना, गरीबी इतनी के मीन्स गरीब से भी गरीब है, राइट, तो वो भी हमारे देश में आपको देखने को मिलते हैं। अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 जो है, इसने टोटल फर्टिलिटी रेट, अब टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि एक महिला जो है वो अपने जीवन में जब तक वो बेबी कैरी कर सकती हैं, तो वो पूरा जो उसका जो जीवन है, राइट, उसका जो वो एक फेज़ है जीवन का, तो उसमें ऑन एन एवरेज उस महिला को कितने बच्चे होते हैं हमारे देश में। तो 2015-16 में क्या था, एवरेज थी 2.2, यानी कि 2 से 3 बच्चे जनरली ऑन एन एवरेज हमें देखने को मिलते थे। अब ये 2.2 जो है ये ड्रॉप होके 2 हो गया 2019-21 में। तो TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट भारत का ड्रॉप हुआ है। अब ऑन एन एवरेज एक महिला को मैक्सिमम 2 बच्चे होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। India's current TFR is below the replacement level of fertility of 2.1, यानी कि हमारे देश में जितने लोगों की मृत्यु होती है, जितने लोगों का जन्म होता है, तो वो अब हम एक ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ तक पहुंच गए। तो धीरे धीरे आने वाले समय में हमारी पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी बहुत कम होगी, राइट। ये मीन्स ऐसा नहीं इंक्रीज़ नहीं हो रही है पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है। और ये स्लो डाउन क्यों हो रहा है, 3 चीज़ों की वजह से। नंबर 1, गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट्स, हमने देखा कि बस के पीछे कॉन्ट्रासेप्टिव की एडवर्टीजमेंट एंड थिंग्स, राइट, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट DD न्यूज़ पर आती हैं, हर जगह पर भी नो, राइट। देन वी हैव इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा और मॉडर्नाइजेशन आने लगा। अब हमें थोड़ा पता चलने लगा कि अगर अच्छा क्वालिटी का जीवन जीना है तो ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो नहीं जी पाएंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। NFHS 5 जो हैं उसने कुछ नई ट्रेंड्स भी हमें दिखाई है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग कोरिलेशन जो है वो है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ और गरीबी का। आप कुछ ऐसे आप TFR अगर देखेंगे कुछ राज्यों के, जैसे कि बिहार का अगर हम TFR देखें टोटल फर्टिलिटी रेट, तो इट इज़ 2.98, राइट, 3 बच्चे होते हैं ऑन एन एवरेज। मेघालय में 2.91, उत्तर प्रदेश में 2.3, झारखंड में 2.2, यहाँ पर 2.1, सारे के सारे जो हैं वो 2 से ज़्यादा, नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। और ये 5 राज्य हैं, ये 5 के 5 राज्य जो है ना, ये हमारे देश के पुअरेस्ट राज्य हैं, सबसे गरीब हैं ये 5 राज्य। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। फिर अगर एक लड़की जो है खास करके, अगर उसका स्कूलिंग हुआ है, राइट, अगर वो पढ़ी लिखी हैं, तो जो एवरेज बच्चे उस लड़की के होंगे या फिर जो महिला के होंगे वो कम होंगे। एक TFR अगर देखा जाए अनस्कूल्ड फीमेल का तो इट इज़ 2.8, लेकिन एक पढ़ी लिखी लड़की जो है उसका TFR जो है इट इज़ समवेयर अराउंड 1.8, अगर उसने लेट्स से 12 तक या फिर उससे ज़्यादा पढ़ाई की है तो एजुकेशन लेवल जो है ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 2 चीज़ें जो हैं ये एविडेंस ये दिखाते हैं, नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ, नंबर 2 एजुकेशन। ये 2 चीज़ ऐसी हैं जिससे हम पॉपुलेशन के ग्रोथ को रेगुलेट इन द सेंस कि उसको कंट्रोल में रख सकते हैं, उसका राइट जो नंबर है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये 2 इसके बेस्ट क्योर्स हैं, बेस्ट इलाज है। अब इसके लिए हमें कोई कड़क लॉ लाने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए कि खास करके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो है वो कंटिन्यू रहें। महिलाओं को भी पढ़ना है तो फिर उनको पढ़ाई लिखाई का सपोर्ट हम दें, और इसी के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल करने में मदद करेगी। इट इज़ लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्यूज्ड, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। इजी टू अंडरस्टैंड है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
हाल ही में सत्येंद्र जैन जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं और दिल्ली के मिनिस्टर हैं, तो उनको अरेस्ट किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग केस में। फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने समन्स भेजे हैं, उनको बुलाया है। यहाँ पर मिस प्रपोर्शनेट या फिर मिस एप्रोप्रिएशन फंड्स को लेकर उनके ऊपर केसेस हैं। अब जो भी सरकार में रहा है, राइट, पहले यूपीए की सरकार थी तो अमित शाह और मोदी साहब के ऊपर भी केसेस चलाए गए एंड थिंग्स। तो ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, एनआईए का पॉलिटिकल पर्पस के लिए जितनी भी सरकारें, जो भी अलग अलग यूपीए हो, एनडीए हो, जिनकी भी सरकार रही है, उन्होंने इसका मिसयूज़ तो किया ही है, उन्होंने पॉलिटिकल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया ही है। एक वक्त था जब सीबीआई को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक नाम दिया है, केज्ड पैरोट, राइट, कि एक ऐसा तोता जो पिंजरे में बंद है। किसके पिंजरे में? सेंट्रल गवर्नमेंट के पिंजरे में बंद है। आज एनडीए की सरकार है तो वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज़्यादातर केसेस जो सीबीआई के, ईडी के, एनआईए के चल रहे हैं, वो उसमें ऑपोजिशन के केस, ऑपोजिशन के लीडर्स ही शामिल हैं। बहुत ही कम रूलिंग पार्टी के लोग या फिर उसके एलाइज के लोग जो हैं उसका नाम आपको इसमें देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, ये जो सेंट्रल एजेंसीज हैं इनका कन्विक्शन रेट बहुत ही ख़राब है, यानी कि टोटल इसका इस्तेमाल जो है वो पॉलिटिकल हो रहा है, एक बदला लेने के लिए। तो पॉलिटिकल मोटिवेशन और पॉलिटिकल टाइमिंग, इलेक्शन से पहले अब ये केसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे ताकि नाम खराब हो जाए, राइट, डैमेज पहुंचाया जाए, अपनी पार्टी जीत जाए। तो कहते हैं ना कि ये जो पॉलिटिक्स हैं वो काफ़ी डर्टी हैं। तो ऐसा नहीं है नहीं जाना चाहिए, पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, लेकिन हैं डर्टी। ये चीज़ भी, आपके हाथ जो हैं वो गंदे तो होंगे ही अगर उसमें जाएंगे, तो ऐसे सिचुएशन तो हैं ही। और बॉटम लाइन इस आर्टिकल की ये है कि जो ट्रस्ट हैं प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग इंस्टीट्यूशंस का, तो ये ट्रस्ट और उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो स्टेक पर, इट्स नॉट इन स्टेक, इट्स ऑलरेडी डैमेज्ड, ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। अब इतना भरोसा नहीं रहता है सीबीआई, ईडी और एनआईए पर या फिर दूसरी ऐसी एजेंसी से। पता चलता है कि ये इवेंचुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ही काम करती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जो भी वहाँ पर सत्ता में है तो उसके पास वो पावर्स हैं। इंडिया पाकिस्तान टाइज एंड द मिरर ऑफ 2019, द हिंदू का ये आर्टिकल है। मंडे की बात है जब पाकिस्तान का एक ऑफिशियल डेलीगेशन भारत आया था, और ये इंडस वाटर ट्रीटी पर बातचीत करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए ये डेलीगेशन भारत आया था। मार्च में भारत का एक डेलीगेशन इस्लामाबाद गया था, अगेन ऑन द सेम टॉपिक डिस्कशन करने के लिए। फरवरी में एक नई चीज़ भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने स्टार्ट की। भारत ने जो ये गेहूँ है जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान को भारत पहुँचा रहा है, तो वाया पाकिस्तान का जो रोड हैं उसका इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने इस चीज़ को अलाउ किया, तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी यहाँ पर इम्प्रूव हो रही। तो इसका मतलब ये है कि क्या हमारे बीच में प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गए? द आंसर इज़ ऑफ कोर्स नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत शांत यहाँ पर हो गई हैं। अब आप देखिएगा कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, तो उनकी स्पीच में आपको पाकिस्तान का नाम कम सुनने को मिलेगा। पहले जो रेगुलर बेसिस पर पाकिस्तान को टारगेट किया जाता था, राइट, सरकार बोलती थी, फिर बीजेपी और दूसरी पार्टीज बोलती थी, तो ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे कम हो चुकी हैं। और ख़ास करके जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो इश्यू हुआ चाइना के साथ, जो 2020 में एक तरफ कोविड लॉकडाउन और दूसरी तरफ ये चीज़ें स्टार्ट जो हुई चाइना के साथ, तो उस टाइम से क्या है कि हमने ये समझा कि ये लद्दाख में जो इश्यू हुआ है, और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ भी अगर इश्यू होगा, लेट्स से LOC और LAC दोनों पर इश्यूज होगा, तो इट विल बी ए सॉर्ट ऑफ गैंग वॉर ऑन इंडिया, कि ये दोनों चाइना और पाकिस्तान मिलकर एज ए गैंग हम पर अटैक करें। तो भारत ऐसा नहीं चाहता था और पाकिस्तान ने ऐसा किया भी नहीं। चाइना के साथ हमारा ये इश्यू चल रहा था, तो फिर दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान ने उतने सारे ट्रूप्स और ये सारी चीज़ें नहीं रखी थी। अगर ऐसा होता तो भारत के लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता।
और अब जो चीज़ें हम कर रहे हैं तो इसमें हम ये भी समझ गए हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो मिलिट्री लेवल पर नहीं हो सकती। मिलिट्री लेवल इज़ इम्पोर्टेंट, इसी के साथ साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, इंफॉर्मेशनल लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर, चारों लेवल पर हम जो है वो एक कॉन्सर्ट के तौर पर एक तालमेल के साथ हम काम कर रहे हैं। और अजीत डोवाल साहब जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक बैक चैनल टॉक्स, ये बैक चैनल टॉक्स जो हैं इट्स लाइक पर्दे के पीछे दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और बीच में है यूएई एज एन इंटरलोक्यूटर, राइट, एज ए सॉर्ट ऑफ मिडल मैन यूएई है। और यूएई के जो एम्बेसडर हैं टू यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि यूएई बीच में है थिंग्स। ओके, अब होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने जो स्टार्टिंग में जो हमने देखा, राइट, एक बहुत ही एग्रेसिव स्टेटमेंट दिया था, एग्रेसिव इन द सेंस कि उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हैं वो भारत एक दिन उसके पास कंट्रोल में आ जाएगा, अक्षय चीन वाला पोर्शन जो चाइना के पास है वो हम एक दिन, हमारा जो पोर्शन है वो वापस हम ले लेंगे। और कहीं ना कहीं उसके बाद ही ये जो लद्दाख में जो हुआ वो हमें देखने को मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे होम मिनिस्टर को अधिकार नहीं है कि वो ऐसा स्टेटमेंट दे, उन्होंने जो कहा था उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। और अब भारत ऐसा भी नहीं है कि चुप बैठ जाए। तो इसमें कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी अगर हम डायरेक्टली कर लेते, कुछ लोगों का कहना ये है कि हाँ बोलने की ज़रूरत है। तो हमारे व्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अमित शाह साहब ने जो बात बताई थी वो गलत नहीं थी, राइट। वो चीज़ हमें समझनी है। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट अमित शाह एज अ बीजेपी पर्सन, मैं हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। देयर इज़ अ डिफरेंस इन द सेंस कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब बीजेपी की मीटिंग में जाएंगे तो ही इज़ ए बीजेपी पर्सन, लेकिन जब नरेंद्र मोदी साहब कोई डेलीगेशन से मिलेंगे या फिर पार्लियामेंट में है तो इज़ नॉट जस्ट अ बीजेपी पर्सन, ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनकी स्पीच जो है ना उस टाइम पर अलग होगी। तो इंडियन आर्मी जो है उस टाइम पर, इंडियन आर्मी भी अपने फायर पावर और ये सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी ऐसा बॉस्टिंग कर रहे थे कि हमारे पास सब कुछ है, ताकत है, ये वो एक्सेट्रा। लेकिन ये 2020 का जो केस हुआ उसके बाद हम थोड़े अब बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करने लगे हैं, यू कैन से, और बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कुमार जावेद बाजवा ने 2 कंडीशंस रखी थी हमारे लिए। नंबर 1 कि ये जो स्टेटहुड है जम्मू एंड कश्मीर का वो वापस मिल जाए उसको, और सेकंड थिंग इज़ कि यहाँ पर चेंजेस नहीं होंगे, राइट। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि कश्मीर वैली में जो कश्मीरी पंडित है वो वापस आ जाए थिंग्स। तो उन्होंने ये कंडीशंस रखी है। ऑफ कोर्स भारत इस कंडीशंस को थोड़ी फॉलो करेगा, भारत ने कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्शंस यहाँ पर नहीं ली, और इमरान खान की भी ये डिमांड रही, लेकिन कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई, स्टेलमेट ही हो गया। अब चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं, राइट। डीलिमिटेशन जो प्रोसेस है तो वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और आने वाले समय में जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होगा, इलेक्शन होगा, तो दिस विल बी अ वेरी पॉजिटिव स्टेप जब इलेक्शन होगा। अमरनाथ की यात्रा जो है वो भी फुल फ्लेज में चल रही है। अनफॉर्चुनेटली ये जो यासिन मलिक हैं, तो जब से उसको सज़ा दी गई है तो उसके बाद कुछ वहाँ पर ऐसी जो मस्जिद है तो वहाँ पर प्रेयर्स अलाउड नहीं है। तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि यासिन मलिक जो हैं उसको सज़ा दी गई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो अनफॉर्चुनेट नहीं, अनफॉर्चुनेट इज़ लाइक कि वहाँ पर कुछ जगहों पर प्रेयर्स करना अलाउड नहीं है। तो एक तरफ अमरनाथ यात्रा चलेगी और एक तरफ प्रेस पर अगर पाबंदी होगी तो एक नेगेटिव सिग्नल जाएगा, भले ही इरादा सही क्यों ना हो, सिग्नल जो है वो नेगेटिव जाएगा। और ये OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है, इसने स्टेटमेंट्स भारत के खिलाफ दिए हैं। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, राइट, कि कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतना कोई अभी स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, इसका एक ही एजेंडा रहता है, इसके अलावा कोई ख़ास काम जो है वो ये नहीं कर पा रहा है थिंग्स। तो एक टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन नियर फ्यूचर में, इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके आपके लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। सुषमा स्वराज जी को जब गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर इनवाइट किया गया था OIC में, तो पाकिस्तान काफ़ी विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भारत ने अपने स्टेटमेंट्स जो दिए, भारत ने जो एक्ट की, तो उसकी काफ़ी प्रशंसा हुई। लेकिन अभी फ़िलहाल पाकिस्तान जो है वो काफ़ी फोर्स करता है, तो OIC ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं। एनीवे, हमें अगर हम ये माने कि जितने भी कश्मीरीज़ हैं या फिर ज़्यादातर कश्मीरीज़ जो हैं वो पाकिस्तान मिलिट्री के हाथ में ईज़िली आ जाएंगे, उनकी कठपुतली बन जाएंगे,
तो ये लॉजिकल भी नहीं है, ये कॉमन सेंस वाली भी बात नहीं है। और हिस्ट्री में भी देखें तो जो कश्मीरी लोग हैं वो भारत को प्यार करते हैं, राइट, हमारे देश के ही वो लोग हैं, एज वी ऑल नो। तो ऐसा मानना भी सही नहीं रहेगा कि वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान की जाल में ईजिली फंस जाएंगे, ऐसा नहीं है। The official Indian establishment has had close ties with both the Pakistan Muslim League, Nawaz, and पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अभी जो पार्टी पावर में है ना, उसके साथ भारत के रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट के साथ, भारत एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके रिलेशन इन पार्टीज के साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं। और कुछ इंडियन बिजनेसमैन हैं जो इंटरलोक्यूटर्स का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, जब नवाज शरीफ की सरकार थी तो 2015 में अचानक से प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच गए थे। ऑल ऑफ द सडन ये काफ़ी चैलेंजिंग हो गया था सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए भी, लेकिन ये चीज़ हुई थी। और फिर इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स को पठानकोट में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी हमने अलाउ किया था। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया और पाकिस्तान कर सकते हैं, जैसे कि सर क्रीक डिस्प्यूट पर कोई एग्रीमेंट, बायलैटरल ट्रेड को फिर से स्टार्ट किया जा सकता है। इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली में जो हाई कमिश्नर्स के मिशंस हैं, तो वहाँ पर हमारे हाई कमिश्नर्स जो हैं मिशंस में, फिर से हाई कमिश्नर्स जो हैं उनको वापस भेजा जाए। तो ये कुछ चीज़ें कर सकते हैं हम। लेकिन फ़िलहाल वहाँ की जो नई सरकार है वो इकोनॉमी के साथ जूझ रही है। तो सबसे पहला उनका प्राइमरी फोकस जो है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। उसके बाद शायद नेक्स्ट इलेक्शन जब होगा पाकिस्तान में, तो इस इलेक्शन के बाद शायद जो एक सरकार बने, तो उस टाइम पर 1 साल जितना वक्त है कि तब जाकर कोई चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान में स्टेबल होगी, तब हम बातचीत करेंगे। और उसमें 2-3 चीज़ें और हो जाएंगी, जैसे कि जनरल बाजवा जो है वो रिटायर हो जाएंगे इसी नवंबर, और नया जो सक्सेसर आएगा वो होपफुली डिफरेंट होगा फ्रॉम बाजवा। तो अगर नई सरकार है, नया आर्मी चीफ हैं, और उस टाइम पर अगर लेट्स से जम्मू एंड कश्मीर में भी नई सरकार बन गई और चाइना के साथ हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया, और तो फिर चीज़ें जो हैं वो चेंज होगी, राइट। तब उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो भी इलेक्शंस में जाएंगे, तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी, एक आशा की किरण जो है वो नज़र आ रही है। व्हाट वी हैव टू मेक श्योर इज़, वी हैव टू मेक श्योर कि हम कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो है ना, ऐसे स्टेटमेंट्स देकर हम माहौल को और ख़राब ना करें। वी हैव टू जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। And that's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. और आपके लिए क्वेश्चन है, इजी टू आंसर है, आई एम श्योर, राइट। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा है, दैट मीन्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तभी इतना वीडियो और इतनी एनर्जी चाहिए। सिर्फ वीडियो मुझे बोलने के लिए एनर्जी नहीं, लेकिन सुनने की एनर्जी, समझने की एनर्जी भी चाहिए, isn't it? तो हेड्स ऑफ टू यू गाइस कि आप 32-35 मिनट्स के वीडियोस को पूरा देखते हैं। ये इट्सेल्फ ये दिखाता है कि आपको नॉलेज की जो प्यास है, जो थर्स्ट ऑफ नॉलेज है, वो जेन्युइनली आपके अंदर है। तो डू शेयर इट विद अदर लाइक माइंडेड पीपल एंड स्टे क्यूरियस। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। जय हिंद।